Brought to you by V-Guard. Co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। मायावती जी अपने फैसलों से हमेशा चौंकाती रही हैं। उनकी राजनीतिक शैली में चौंकाना एक अनिवार्य तत्व है। और दूसरी उनकी विशेषता ये कि फैसला कड़ा लेती हैं और ले लेती हैं तो फिर बदलती नहीं। जो ले लिया फैसला सो ले लिया। बुधवार की रात ऐसा ही एक बड़ा फैसला लिया मायावती जी ने, और बड़ा इसलिए और भी क्योंकि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो निर्णय ले रही थी, फैसला सुना रही थी, वो व्यक्ति उनका सगा भतीजा है। और आकाश आनंद मायावती जी को बुआ मां बोलते हैं। जब आकाश को उन्होंने लॉन्च किया था मायावती जी ने, आज से 5 महीने पहले दिसंबर में 2023 में, तो भी किसी को सुगबुगाहट नहीं थी। जमीन पे खड़े आकाश को 7वें आसमान पर बैठा दिया था मायावती ने। कहा था नेशनल कोऑर्डिनेटर पार्टी का और मेरा उत्तराधिकारी। सबसे बड़ी बात यह कि मायावती ने अपना उत्तराधिकारी ही बता दिया था आकाश को। 5 महीने की आतिशी पारी खेली आकाश ने, लेकिन कुछ चीजें मायावती को खटक गईं, और जब खटक गईं तो आकाश आनंद के राजनीतिक जन्म पत्र से राजयोग हट गया, मिट गया फिलहाल। और वो भी इस विशेष टिप्पणी के साथ कि अभी नासमझ है, अभी अपरिपक्व है। सोचिए, कल तक मायावती ने जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाए रखा था परसों तक, उसको उन्होंने अचानक से कह दिया कि इमेच्योर है, अभी इसमें परिपक्वता नहीं आई। इसके पिता तो रहेंगे बसपा में, योगदान देते रहेंगे, लेकिन इसको सब पदों से हटा रहे हैं। ऐसी रुखसती, इतनी तीखे ढंग की रुखसती मायावती चाहती तो इसकी घोषणा नहीं करती और आकाश को धीरे धीरे नेपथ्य में कर देती, तब भी कुछ आकाश के पास फेस सेविंग डिवाइस रहती। लेकिन उन्होंने सार्वजनिक घोषणा की, खूंटा ठोक कर घोषणा की कि नहीं, हटा दिया, टाटा बाय बाय, खड़ा, राहुल गांधी की शैली में कहे तो। अब मायावती जी के इस फैसले के बाद से सब चौंक रहे, सब हतप्रभ हैं। भाजपाई भी इसकी समीक्षा अपने अपने ढंग से कर रहे हैं कि भाई ये कैसे कर दिया। सपा वाले भी कर रहे हैं। अखिलेश जी ने कल एक लंबा ट्वीट, एक लंबी पोस्ट लिखी थी आकाश आनंद वाले इस घटनाक्रम पर। सब लोग सोच रहे हैं कि ये क्या हो गया अचानक से बहन जी को। लेकिन मैं एक और बड़ा सवाल इसी घटनाक्रम से जोड़कर देश के सामने रखना चाहता हूं। अपने परिवार के नौजवान को पार्टी सौंपने का फैसला किया मायावती ने। 5 महीने बाद किसी कारण से, कारण कोई हो, मायावती इस नतीजे पर पहुंची कि अभी ये लड़का इतना मैच्योर नहीं है, तो उन्होंने उसको एक झटके में वापस खींच लिया। बोला ना, चलो वापस उतरो ट्रेन से। ये जो साहस है, क्या ये साहस वो कोई भी राजनीतिक परिवार दिखा पाया है अभी तक, या आगे दिखा सकता है? जिन्होंने अपने परिवार के बच्चों को पावर ट्रांसफर की, वो चले राजनीति में या नहीं चले, लगातार हारे हों, फिर भी उनको वापस नहीं लिया। बोले रहेगा तो ललई, लल्ला ही रहेगा, मेरा दुलारा ही पार्टी का मुखिया रहेगा। हारे तो चाहे जीते, चाहे 100 दफा हारे। कई उदाहरण हैं देश भर में, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख लीजिए। मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन बहस होगी, आगे तो चलेंगे तब नाम पर भी चर्चा हो जाएगी। लेकिन आप समझ ही गए होंगे
देश में तमाम राजनीतिक परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बाल बच्चों को निकट के रिश्तेदारों को पार्टियां सौंपी और उन्होंने पार्टियों को डुबो दिया। कोई मायावती जैसे साहस नहीं कर पाया। और मायावती केवल आकाश के लिए साहस नहीं की, एक बार वो ऐसा ही प्रयोग आकाश के पिता के साथ भी कर चुकी, आनंद कुमार के साथ भी। आनंद को आगे बढ़ाया, परखा, मायावती को लगा नहीं ये वो मेटल नहीं है, वापस खींच दिया, बोले ना चलिए पीछे। वही आकाश के साथ हुआ, आगे बढ़ाया, आपको परखा, समझ में नहीं आए, वापस खींच दिया। ये नहीं हो सकता कि आप मेरे भतीजे हैं इसलिए चलो या ना चलो, पास हो चाहे फेल, झंडा ऊंचा रहेगा तुम्हारा, ये संभव नहीं। ये नई बात है जिस पर देश को चिंतन करना चाहिए कि मायावती के पास जो साहस दिखा, क्या वो साहस और बड़े राजनीतिक परिवारों के में दिख सकता है जिनके बाल बच्चे परिणाम नहीं दे पा रहे चुनावी राजनीति में, जिनके बाल बच्चों के कारण पार्टी नीचे जा रही है? क्या उनके माता पिता भी ऐसा साहस कर सकते हैं कि कहें कि ना वापस आओ, तुम दुकान खोलो, कुछ और कारोबार करो, लेकिन राजनीति में नहीं कर पाओगे, चलो। ये मायावती ने करके दिखाया, एक बार नहीं, 2 बार। ये बड़ा विषय है। जब परिवारवादी राजनीति चरम पर हो उस वक्त ऐसा फैसला कर पाना बड़ी बात है। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की, जरा उस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं, फिर बहस में चलते हैं। लोकसभा चुनाव के दंगल में पहले 2 चरण में दनादन 10 रैलियों से अपने तीखे तेवर दिखा चुके आकाश आनंद पर तीसरे चरण की शाम मायावती ने बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल मंगलवार को मायावती ने आकाश को अपरिपक्व बताते हुए कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी वाले पद और कद दोनों से मुक्त करने का ऐलान कर दिया। मायावती ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में लिखा कि श्री आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, किंतु पार्टी और मूवमेंट के व्यापक हित में पूर्ण परिपक्वता आने तक अभी उन्हें दोनों अहम जिम्मेदारियों से अलग किया जा रहा है। चुनावी बिसात पर आकाश आनंद के बयानों ने ऐसी चिंगारी छेड़ी थी जिसने सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों से लेकर बसपा के खेमे तक खलबली मचा दी थी। आकाश सरकार पर भी बेहद आक्रामक थे। खबर यह है कि पार्टी के भीतर एक बड़ा धड़ा आकाश आनंद के इन बयानों से नाराज था और आकाश के इस अंदाज की बसपा के नेताओं ने मायावती से शिकायत की गई कि ये शैली मिसफिट है। वहीं 28 अप्रैल को सीतापुर में दिए गए बयान के बाद आकाश पर एफआईआर भी दर्ज की गई, तब उनकी रैलियों पर रोक लगा दी गई थी। वहीं इस फैसले के बाद बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा कि वो अब पार्टी नहीं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। मायावती बहुजन समाज पार्टी को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाती हैं और इसीलिए जब जेब में आता है जैसे निर्णय करना चाहती हैं वैसा निर्णय कर लेती हैं, क्योंकि वहां तो एको अहम द्वितीयो नास्ति। मायावती जी जैसा चाहे वैसा निर्णय कर सकती हैं। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। लेकिन मायावती जी जो बहुजन समाज पार्टी एक मिशन के रूप में माना करती थी, जो बाद में कमीशन में तब्दील हो गया है, क्या इसमें कोई बदलाव कर पाएंगी? क्या वो परिवार के इतर फिर पार्टी की कमान किसी सामान्य दलित को देकर के पार्टी को आगे बढ़ा पाएंगी? ये आने वाले समय में जरूर देखा जाएगा कि मायावती जी के परिवारवाद के मोह से मुक्त हो पाएंगी। बीते कई दिनों से बसपा पर आक्रामक अखिलेश यादव अब लगातार बसपा को वोट ना देने की अपील कर रहे हैं। मायावती के इस एक्शन पर भी अखिलेश यादव ने लंबे चौड़े ट्वीट में फिर से निशाना साधा है। इसके पीछे असली कारण यह है कि बसपा की एक भी सीट आती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि बसपा के अधिकांश परंपरागत समर्थक भी इस बार संविधान और आरक्षण को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। इस बात को बसपा अपने संगठन की विफलता के रूप में ले रही है।
इसीलिए उनका शीर्ष नेतृत्व संगठन में इतना बड़ा फेरबदल कर रहा है, लेकिन अब बाजी बसपा के हाथ से निकल चुकी है। मुझे लगता है कि आकाश ने पहली बार कोई मैच्योरिटी की बात की। बहन जी का इस प्रकार का एक्शन और इस प्रकार का बोल करके एक पौधा जो अभी फल मतलब बड़ा भी नहीं हुआ, उससे पहले ही जड़ निकाल दी उसकी कि पूर्ण पर भाई 29 साल की उसकी उम्र हो गई। उसने ऐसी तो कोई बात नहीं कि राजनीति में कई बार जबान फिसल जाती है, उधर उल्टे सीधे लफ्ज हो सकता है, लेकिन उसकी मंशा देखिए कि उसकी मंशा क्या थी। उसकी मंशा तो बिल्कुल क्लियर थी। बहरहाल बीते साल दिसंबर में ही मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन अब जब लोकसभा के 4 चरण बाकी हैं, तब इस कार्रवाई पर सवाल यह है कि अगर वो पूरी तरह परिपक्व नहीं थे तो मायावती ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर क्यों बनाया था। सवाल यही है कि क्या अंदर खाने कुछ और पक रहा है, जिसे रोकने के लिए कतरे गए आकाश के पर। एक छोटा सा विज्ञापन है, जरा देख लीजिए, फिर मेहमानों से परिचय कराएं और फिर बहस में चलते हैं। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं, सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। मेहमानों साहब का परिचय करा दे। रत्नाकर सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी, रत्नाकर सिंह जी का स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी, नेता समाजवादी पार्टी, मेजर आशीष चतुर्वेदी जी का बहुत स्वागत है। अरविंद जयतिलक जी, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी, राजनीतिक विश्लेषक, नावेद जी का बहुत बहुत स्वागत। अगर मैं सही याद कर रहा हूं तो पिछले लोकसभा चुनाव में एक अवसर ऐसा आया जब मायावती जी पर चुनाव आयोग ने 48 घंटे का प्रतिबंध लगा दिया, भाषण करने से, प्रचार करने से रोक दिया। आगरा में रैली थी, ज्वाइंट रैली, मायावती और अखिलेश यादव की और अजीत सिंह की। मायावती बोल नहीं सकती थी, तो वहां आकाश पहली बार मंच पर आए थे, माइक पर आए थे। उस मंच पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे, अजीत सिंह भी मौजूद थे। तो 5 साल का कुल जमा गणित है आकाश का राजनीतिक जीवन का, मंच का, और उसी में जमीन से आकाश और आकाश से फिर जमीन, दोनों स्थितियां देख ली। नावेद शिकोह, एक तो सवाल यह कि अचानक ऐसा क्या हुआ। मायावती जी के तेवर और स्वभाव से मैं परिचित हूं, ठीक, जब वो निर्णय करती तो फिर कोई लिहाज नहीं, निर्णय है तो निर्णय है। दूसरी बात मैं जो कह रहा हूं, जो निर्णय मायावती ने किया वो किसी वजह से किया हो, उसके पीछे कारण कोई रहा हो, लेकिन महत्वपूर्ण ये सवाल ये, ऐसा साहस देश का कोई भी दूसरा राजनीतिक परिवार दिखा सकता है कि भाई मेरा बेटा बेटी नहीं चला, अभी मैच्योर नहीं हुआ, गलत दे दिया इसको कमान, वापस ले लो। कमान दे देने के बाद वापस लेने का साहस कोई राजनीतिक परिवार देश में कर सकता है क्या? क्योंकि बहुतों के बेटा बेटी भतीजे नहीं चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो रेले पड़े हैं, ठेले पड़े हैं। नावेद शिकोह, नहीं, ये साहस कोई नहीं कर सकता, लेकिन मायावती ने ये साहस करके खुद ही सवालों के घेरे में आ गई है। इस बात में कोई शक नहीं, किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव का समय होता है लोकसभा चुनाव, जो बहुत बड़ा चुनाव होता है। उस चुनाव के दौरान, उस नाजुक वक्त में, उस चुनौतीपूर्ण वक्त में उन्होंने अपने भतीजे को अपनी पार्टी का सबसे बड़ा पद दे दिया और अपना उत्तराधिकारी बना दिया। बड़ी बात थी, ठीक है, ये उनका अधिकार था, वो किसी को भी बनाते। करोड़ों बहुजन समाज से जुड़े हुए लोगों ने इस बात पर सवाल नहीं उठाए,
कि भाई हम कार्यकर्ता हैं, हम वोट देते हैं, हमारे वर्कर्स को क्यों नहीं बनाया, आपने अपने भतीजों को क्यों बना लिया? भाई करोड़ों लोग वोट देते हैं, वो सवाल कर सकते थे। लाखों लोग मेहनत करते हैं, बहुजन समाज पार्टी के लिए पोस्टर चिपकाते हैं, उन्होंने सवाल नहीं किया। उन्होंने कहा हमें विश्वास है अपनी बहन जी पर, उन्होंने ये फैसला किया है तो सही फैसला किया होगा, कोई बात नहीं। उसके बाद में आकाश लगातार आक्रामक होकर और जनसभाएं करने लगे, और वो पार्टी बहुजन समाज पार्टी जिसके बारे में कहा जाता है कि पूरे देश में किसी भी राजनीतिक दल की हैसियत नहीं है कि आज के समय मोदी और योगी के समय में अकेले चुनाव लड़े, वो उत्तर प्रदेश में अकेले चुनाव लड़ रही थी। कहा गया कि शुरू के फर्स्ट और सेकंड फेज में त्रिकोणीय मुकाबला हो गया, बहुत बड़ी बात थी। लग रहा था बहुजन समाज पार्टी में जान पैदा हो रही है। जनसभाओं में आकाश के लोग आ रहे थे, अक्स देख रहे थे आकाश में काशीराम का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो काशीराम बन गए थे, उनके नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन आक्रामकता जो थी आकाश की उसमें झलक दिख रही थी। क्योंकि याद रखिए 30 साल पहले, 3 दशक पहले इस देश की राजनीति में सबसे कठिन, सबसे कड़वे नारे देने वाले, सबसे कड़वा बोलने वाले, सबसे ज्यादा आक्रामक होने वाले काशीराम थे, जिन्होंने तमाम ऐसे नारे अपने जनसभाओं में स्वीकार किए थे जो हमलावर करने वाले थे, जो तकलीफ पहुंचाने वाले थे, जो किसी जात और धर्म के ऊपर हमला करने वाले थे। ठीक है नावेद, तो मूल स्वभाव तो बसपा का वही है। इतिहास में जाइए तो काशीराम ने जो नारे दिए थे, अगर आकाश आनंद ने थोड़ा कड़वा बोल दिया तो क्या उनको सदा ठीक है नावेद, अभी रुकना होगा, बाकी मेहमानों से भी इसी विषय पर। नावेद अभी रुकना होगा। मसला ये बहुत महत्वपूर्ण है जो नावेद कह रहे, केवल उसी पर फोकस नहीं हो सकता कि एक जनरल परसेप्शन ये बनाया गया कि आकाश ने किसी सभा में कुछ कड़वा बोल दिया इसलिए ऐसा हो गया। मैं इस बात से सहमत नहीं, जितना मैं काशीराम और मायावती को व्यक्तिगत तौर पर जानता हूँ, ये तर्क बहुत टिकाऊ नहीं है तर्क चल रहा है, मीडिया में भी चल रहा है, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं। मायावती जी से लाइन लेंथ लेके ही बोलेगा जो भी बोलेगा। आकाश कोई बाहर पैदा हुए, उसी परिवार में पैदा हुए, जानते नहीं बुआ माँ का मिजाज। हम और नावेद जानते, आकाश नहीं जानते। गजब, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो मसला नहीं। मसला जो मुझे अरविंद जेतलक से उसी पर सवाल करूंगा, जो मुझे समझ में आता है, जो मेरा तजुर्बा कहता है, बसपा की एक रीति है, एक नीति है, एक चाल है, एक चलन है। उसका उल्लंघन करेंगे तो नाप दिए जाएंगे बिना झिझक। आपका नाम आनंद कुमार हो, नावेद शिको, आपकी जानकारी के लिए, और चाहे आपका नाम आकाश आनंद हो। मैं एक नई बात बता दूं, आकाश आनंद ने तो चलो आप ये कह दो तीखा बोला, हिम्मत ज्यादा दिखा दी, इसलिए मायावती ने उनको खींच लिया पीछे। इनके पिताजी हैं आनंद, मायावती के भाई, उनको भी एक बार उन्होंने राष्ट्रीय इंचार्ज बना दिया था आनंद को, और 3 महीने बाद उनके वो कान खींच के वापस ले लेते, बोले नहीं इसमें दम नहीं कर पाएगा। वो तो कुछ भी नहीं बोले थे, वो तो कुछ बोले नहीं थे, मंच में गए नहीं थे। इसलिए ये तर्क ठीक नहीं कि पीलीभीत में बोल दिया, फलाने में बोल दिया, क्रांति कर दी। बोलने से कोई क्रांति हो रही है? इस बालक के बोलने से क्या क्रांति हो जाएगी? बोल भी दे दो। नहीं अरविंद जी, मसला ये है कि काशीराम के समय से मैंने आज तक देखा, बड़े बड़े सूरमा आए, बड़े बड़े सितारे हिंद बसपा में आए, क्या बहन जी का विकल्प बनने की कोशिश कोई नहीं कर सकता वहां ना, क्या? और हाथ हिला हिला के इंटरव्यू, भगवान का नाम लो। बसपा में मायावती के अलावा कोई इंटरव्यू नहीं दे सकता। ये छूट काशीराम जी के जीवन काल में उन्हीं को रहेगी, वो थोड़ा बहुत वो इंटरव्यू दे ले, बाकी तो कोई नहीं दे सकता। लखनऊ में नावेद रहते, सतीश मिश्रा छोटे आदमी हैं, उनने कभी इंटरव्यू दिया हो ऐसे हाथी और हाथी के पार्क में घूमते हुए, मूर्तियों के बीच से निकलते हुए? तो बता दो हमको। क्या 3.5 फुट नाप के, कितना अरविंद जी? 3.5 फुट पीछे पीछे नाप के चला जाता बहन जी के, क्या 3.25 फुट हो जाएगा तो निकाल दिए जाएंगे। क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? एक धारणा मैंने बताई, एक नावेद जी ने बताई। आपको क्या समझ में आता है? आपकी का विवेक क्या कहता है कि अचानक से
अचानक इसको बनाया क्यों और अचानक इसको गिराया क्यों? अरविंद जी। साहब जी, अपरिपक्व होना, अयोग्य होना वैसे अधिकार की राजनीति में कोई बाधा नहीं। जी आपने किया भी बखूबी कि किस तरह से लोग अपने पिता से भी कमाल ले ली और बाद में पिता को चिढ़ाते हुए नजर आए और पिता न जाने किन किन शब्दों से उनको नवाजा। लेकिन एक कहावत है कि बूढ़े शेर को अगर अपनी बादशाहत कायम रखनी है तो अपने बच्चों की कुर्बानी देनी पड़ती है, उनकी कान उमेटनी पड़ती है, उन्हें बर्फ खाने में कान पकड़ के बैठाना पड़ता है। और मुझे लगता है कि जैसा कि आपने कहा, भारतीय राजनीति में मायावती जी से बेहतर जो है यह काम कोई नहीं कर सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इनके प्रति, आनंद के प्रति इतनी निष्ठुर अचानक कैसे हो गई? देखिए, वो कभी नहीं चाहेगी मायावती जी कि जिसको जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित किए हों, विरासत का दारोमदार दिए हों और फिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाए, उसकी रैलियां हो और वह इस कदर से गाली गलौज पर उतर आए। बिल्कुल आपने सही कहा कि मायावती जी के हिंद के बिना कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मायावती जी अच्छी तरह जानती है कि 84 में बसपा के गठन के बाद 89 तक जब वो पहला जो है लोकसभा का चुनाव बसपा लड़ी, तब तक मायावती जी खुद कितना जहर बुझी बयानबाजी करती थी। उसका खामियाजा यह निकला कि बसपा को वह जो है आप कह सकते कि आयाम नहीं मिल पाया जिसके लिए वह छटपटाहट थी। उसको तभी जा करके भारतीय जनमानस में स्वीकार्यता बढ़ी उत्तर प्रदेश में, जब थोड़ा उनकी जुबान पर जो है लगाम लगा और सर्व समाज की बात करना शुरू की। 93 में आपने देखा कि किस तरह से वह चुनाव लड़ी और 67 सीट पाई। आज का दौर जब पूरी तरह से ऐसे दौर में जब हमें जहाँ पे मोदी जैसे लोग, योगी जैसे लोग सर्व समाज की बात करते हैं, सबको साथ लेकर के बात करते हैं, वहां पे अगर आनंद जी अगर वहां पे किसी को गाली देते हैं, किसी सरकार को आतंकवादी कहते हैं, तालिबानी कहते हैं, मुझे नहीं लगता है कि एक समझदार नेता जो मायावती जी है इन सब चीजों को भाप नहीं रही होंगी। उन्हें लगा होगा कि अभी जिसको हम मैदान में उतारे हैं उसे ढेर सारे प्रशिक्षण की जरूरत है और साथ साथ ऐसे लोगों को भी संदेश देने की कोशिश है। जी ठीक है अरविंद जी, 5 साल में अगर प्रशिक्षण नहीं हो पाया तो क्या 50 साल में प्रशिक्षण होगा? पहली बार भाषण हम 19 में दिया था, 24 तक भाषण ही नहीं आया, तो ठीक ही किया, घर में डाल दिया। अगर मैं अरविंद जी की बात मान लूं और नावेद जी की मान लूं तो पहला भाषण मंच पर, घर में तो देता ही होगा, मान लीजिए प्रैक्टिस में पहला भाषण मंच पर 2019 में दिया था लोकसभा चुनाव में, 24 के चुनाव तक भाषण ही नहीं आया, तो क्या 10 चुनाव तक भाषण सीखोगे? नहीं, इतना समय जीवन में नहीं होता। खैर, आशीष चतुर्वेदी जी, नावेद जी ने कहा कि बसपा ने चुनाव त्रिकोणीय कर दिया पहले 3 चरणों में, इसलिए आकाश को हटा दिया। उनका कहने का मतलब शायद ये है कि भाई बसपा नहीं चाहती त्रिकोणीय हो, भाजपा की मदद है, इसलिए आकाश को हटा दिया। आपके अध्यक्ष जी ने लिखा है कि इसलिए आकाश को हटा दिया कि बसपा को पता लग गया कि 3 चरणों में उसका डब्बा गोल हो गया। कौन सी बात सही मानूं? देखिए अमिताभ जी, मुझे ऐसा लगता है कि हटाया गया है वो कोई एक कारण नहीं है, उसके कई कारण हैं। जितना मुझे समझ में आ रहा है कि पहला कारण तो ये रहा कि अगर आप देखें जो बहुजन समाज पार्टी की राजनीति जो रही है 2014 के बाद से, धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा अग्रेसिवली भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उन्होंने बोलना जो है वो धीरे धीरे कम कर दिया, कारण चाहे जो भी हो। और इसीलिए उनकी पार्टी के विधायक की जो संख्या है अब तक आते आते 1 पे आ गई। और जो इन्होंने जो बयान दिए और जितने अग्रेसिवली यानी जितने आक्रामक होकर के दे रहे थे, ये निश्चित बात है कि बहुजन समाज पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के खलबली थी कि इस तरीके से हमारा जो टकराव है भारतीय जनता पार्टी से वो सीधे तौर पे है। और फिर भारतीय जनता पार्टी को जो है आतंकवादी कह देना, मुझे लगता है वो आखिरी कील थी। तो मायावती ने ये समझा होगा कि इनको हटाना बहुत जरूरी है, और शायद इसलिए भी जरूरी है कि यदि अगर वो नहीं हटाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी कुछ उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है आने वाले समय में, जो जिससे एक तरीके से उन्होंने उनको किनारे करके सेव भी किया है कि आगे आने वाले भविष्य में वो उनको आगे के लिए तैयार रख सकें। यदि अगर अभी भारतीय जनता पार्टी उनको जेल भेज देती तो कहीं ना कहीं उससे भी मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने सेव किया है। एक तरफ पार्टी को थोड़ा सेव किया है और एक तरफ उन्होंने मुझे लगता है आकाश को ही सेव किया है। जी,
रत्नाकर सिंह जी, समाजवादी पार्टी कह रही है, उसका लब्बो लुबाब ये है, शब्दों मत जाओ, भावना को समझो। लब्बो लुबाब ये है कि भाजपा नाराज ना हो, भाजपा टेलीफोन ना करे कि भाई क्या बवाल है ये, उससे पहले लड़के से कहा बेटा तुम अंदर चलो और बाहर कुंडी लगाओ और जंगला बंद करो, झांके भी नहीं, भगाओ इसको। रत्नाकर जी, हालांकि मैं इस थ्योरी से सहमत नहीं, लेकिन फिर भी प्रमुख विपक्षी दल ने कहा है और आपका नाम लेके कहा है कि भाजपा मान लीजिए जेल भेज देती रहते इसको, आकाश को, तो क्या होता। और जेल तो जेल है फिर भैया। रत्नाकर जी, इनकी दुखती रग जो है पता चल रहा है इनके ही बयान से, क्योंकि इंडी गठबंधन का वह हिस्सा रही नहीं, इसलिए शायद ये अपने मौका मिला इनको अपने बयानबाजी देने का और वो दे रहे हैं इस प्रकार। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पे इस तरह से रिएक्ट कर, देखिए इनका संगठन है, ये मायावती जी का संगठन है और संगठन में वो किसी को कोई भी पदाधिकारी उत्तराधिकारी बना सकती है, वो उनका निर्णय है। भारतीय जनता पार्टी का कोई इस तरह का बयान जो है कोई देना सही नहीं है। लेकिन मैं ये अपना एक राय रखना चाहता हूँ कि देखिए विरासत की सियासत जो है वो योग्यता के आधार पे होनी चाहिए, और व्यक्ति अगर योग्य है तो निश्चित रूप से आप उसको संगठन में बड़ा पद दें, बड़ी जिम्मेदारी दें, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित करें। लेकिन व्यक्ति योग्य नहीं है और वह सिर्फ इसलिए उस विरासत को हासिल करना चाहता है, उस उत्तराधिकारी बनना चाहता है क्योंकि वो फलाने का पुत्र है, वो राजीव गांधी का पुत्र है, वह मुलायम यादव का पुत्र है, इसलिए वह पार्टी का अध्यक्ष बनेगा। जबकि इस योग्यता के मामले में उनकी जो है श्रेणी जो है एकदम निम्न स्तर की आ जाती है। राहुल गांधी जी को ही देखिए, बार बार कई लॉन्चिंग पैड से कांग्रेस पार्टी उनको लॉन्च करने की कोशिश कर रही है। अमेठी से लॉन्च की, लेकिन वहां पे भी फुस हो गए तो भाग के चले गए वायनाड में। वायनाड जब गए तो वहां पे भी रॉकेट इनका फुस हो गया तो भाग के फिर चले आए रायबरेली में। अरे आप देश में कहीं भी भाग के चले जाएं, कहीं से भी लड़ें, लेकिन आपके अंदर अगर योग्यता है तो निश्चित रूप से जनता आपको जिताएगी और विशाल मतों से जिताएगी। तो ये चीज समझने की बात है कि राजनीति में वंशवाद को, परिवारवाद को समाप्त करने की आज बेला आ चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से चाहेगी कि अगर लोकतंत्र मजबूत बनाना है तो परिवारवाद से ऊपर उठ करके जनता को वोट करना होगा, और पार्टियों को भी पार्टी हित में और लोकतंत्र के हित में सोचना चाहिए कि निश्चित रूप से जो है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो योग्य व्यक्ति है उसको आगे लाना चाहिए, चाहे कोई भी हो। हमारी पार्टी में देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी में एक छोटा सा कार्यकर्ता भी आज प्रधानमंत्री बन सकता है। और मैं ये बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं अमिताभ जी कि आज हमारी पार्टी में जो अध्यक्ष हैं, ना उनके पिता अध्यक्ष थे, ना उनके पुत्र अध्यक्ष होंगे। तो ये हमारी पार्टी में जो है कैडर बेस्ड पार्टी है और कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाने की पार्टी है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को आप देख लीजिए, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो अपने पुत्रों को ही आगे बढ़ाती हैं, उनको ही अध्यक्ष बनाती है। निर्णय जो पार्टी से लेना है वो सब वही निर्णय लेते हैं, जबकि योग्यता के मामले में उनके पास उतनी परिपक्वता जो है नहीं है, या उतना अनुभव नहीं है, या ठीक है, अभी रुकना होगा। मसला ये है कि भाई विपक्ष कांग्रेस और सपा ये मानते हैं कि बसपा का रिमोट भाजपा ने अपने पास रखा है, इसीलिए ये लोग बवाल करते हैं। उसका जो बात थी, आपने कहा कि वो तो बसपा का आंतरिक मामला है, हमारी टिप्पणी नहीं पार्टी, ये इसलिए लोग आप पर वो करते हैं कि भाई उनको लगता है कि आपके पास रिमोट है, आप ही चैनल बदल देते हो उनका जब चाहते हो, जो जहाँ जैसा, इस टाइप की बात वो लोग करें। खैर, नावेश को एक देश के बड़े चर्चित व्यक्ति थे, फिर वो सांसद हो गए, लोकसभा से चुनाव जीत कर आ गए क्या? कई प्रधानमंत्रियों से उनका उठना बैठना, बड़े नेताओं में सब। एक बार वो गलती से बसपा ज्वाइन कर लिए। नावेद बाबू, अरविंद जी, बड़ी रोचक जानकारी है, आप भी आनंद लीजिए। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मायावती ने कही कि भाई कुछ करके दिखाओ तुम, तो बोले कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई C1/11 शाहजहां रोड पे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई अमिताभ जी ठीक ठाक हो जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमारा पहला शो है, थोड़ा होता है ना भाई, ठीक है, नौकरी में पहला दिन है। हम लोग भी पहुंच गए। मैं बता रहा हूं, इस दृष्टि से भी सोचिए कि आकाश क्यों हटाए गए होंगे, उसमें एक कारण ऐसा भी हो सकता है।
मायावती जी का आसन लग गया, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गए, मायावती जी से 2.5 फुट पीछे एक छोटी कुर्सी डाल के वो भी बैठ गए। भाई कहां तक खड़े रहे आदमी, क्या रिलीज हाथ में लेके। जब खत्म हो गई प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाय वाय पी के चलने लगे तो उन्होंने पूछा अग्निहोत्री जी कैसी, अमिताभ जी कैसी रही प्रेस कॉन्फ्रेंस? बहुत बढ़िया रही। मैंने लेकिन एक गलती हो गई। बोले क्या? मैंने कि शाम तक इंतजार करिए, इसका परिणाम मुझे लगता है आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के 1.5 घंटे के भीतर एक बयान जारी हो गया नावेद जी कि पार्टी विरोधी गतिविधियों में घोर अनुशासनहीनता करने के कारण और मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने के कारण बाबा साहब के आपको तत्काल प्रभाव से निकाला जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बसपा में कैसे रहा जाता है, सतीश मिश्रा से सीखिए। नावेद जी, एक कारण यह भी हो सकता है क्या, हमने बाबू सिंह को देखा, हमने नसीमुद्दीन को देखा, हमने सतीश मिश्रा को देखा, हमने दद्दू प्रसाद को देखा, कभी कोई इंटरव्यू देते ऐसे मिला लटके झटके के साथ? बिल्कुल सही बात कही। या कभी आनंद ने इंटरव्यू दिया? वो भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रह चुके हैं थोड़े दिन। नावेद शिको, बिल्कुल सही कहा आपने। उनका एक प्रोटोकॉल है जो पूरी देश की राजनीति में जाना जाता है कि उनके 2.5 फुट करीब तो उनकी कुर्सी भी कोई नहीं लगा सकता है, बैठ नहीं सकता है। वो जब चलती हैं तो एक डिस्टेंस होता है। आने वाले समय में हो सकता है कि हवा भी उनसे इजाजत मांगे कि हमें चलना है या नहीं चलना है। ये उनका एटीट्यूड है, ठीक है, सब लोग जानते हैं। उनके पदाधिकारी उनसे डरते हैं, उनकी सरकार होती है तो मंत्री उनसे डरते हैं, अधिकारी उनसे डरते हैं, सब लोग डरते हैं। लेकिन जनता क्यों डरे? जो वोट देते हैं वो क्यों डरे? जो उनके वर्कर हैं, जो उनके इस मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, वो क्यों डरे? वो सवाल पूछ रहे हैं। आपने बनाया, हमने सवाल नहीं पूछा। आपने हटा दिया, आपने सवाल नहीं पूछा। आप कह रही हो कि अपरिपक्व हैं, आपको बताना होगा अपरिपक्वता क्या की। आप बताओ कि उसने इंटरव्यू कर लिया था, ये अपरिपक्वता थी। ये वोटर पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है? क्या मिलता है वोटर को? आपके ऊपर विश्वास करता है, वोटर पूछेगा, नहीं तो कहेगा मैं भाजपा के साथ चला गया हूं। आधे से ज्यादा जो बचा खुचा है वो बस इंडिया गठबंधन के साथ चला जाएगा। आपको जवाब देना अपरिपक्वता है क्या, जो आपने पूरे देश में चर्चा करवा दी है? आपको बताना पड़ेगा। आप ट्वीट करिए, आपको 2 मिनट लगेंगे। नावेद भाई, ठीक बात है नावेद भाई जी। नावेद बाबू संवेदनशील व्यक्ति हैं, अच्छे दिल के व्यक्ति हैं। वो वाजिब सवाल खड़ा कर रहे हैं अरविंद जी कि अपरिपक्वता क्या है ये बताओ। ये वैसा ही है कि किसी अधिकारी का ट्रांसफर हो जाता है तो हम लोग पूछे भाई क्यों किया ट्रांसफर, वजह बोलो। कोई सरकार वजह नहीं देती, कागज पर एक लाइन लिखी जाती है, व्यापक लोक हित में। क्या व्यापक लोक हित में? बात खत्म हो गई, कोई जवाब नहीं दिया जाएगा। क्या आप हमारे घर आए, हमने कहा था बालूशाही लाओ, आप बूंदी के लड्डू ले आए, इसके लिए हमने आपको हटा दिया, लेकिन फाइल पर यही लिखेंगे व्यापक लोकहित में। ठीक, बसपा में एक पेट शब्द है कांशीराम जी के समय से, सुन लो भैया, मूवमेंट के व्यापक हित में, मूवमेंट के व्यापक हित में। कथा समाप्त, पंजीरी बट गई, जाओ। उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता कांशीराम जी के समय से। मूवमेंट के व्यापक हित में, बात खत्म हो गई। क्या मूवमेंट है, क्या उसका व्यापक हित है, ये आप अपने हिसाब से सोचते रहो। अरविंद जी ठीक कहा ना? बसपा में मैंने इतने लोगों का निष्कासन देखा, बड़े बड़ों का। क्या एक ही लाइन बहुत है कि मूवमेंट के व्यापक हित में पार्टी विरोधी गतिविधियां और घोर। आपको ऐसा नहीं लगता कि आकाश आनंद का बहुत सम्मान हुआ? अन्यथा मायावती की नाराजगी सरकार में हो तो जेल भेज देती है मंत्री को पद से हटा के, और पार्टी में अध्यक्ष जे सरकार में ना हो तो पार्टी से बाहर कर देती, कितना भी बड़ा आदमी हो। इसको पार्टी से नहीं निकाला अरविंद जी, वरना मायावती जिस से नाराज हुई नावेद जानते हैं, वो पार्टी में फिर नहीं रहा। अरविंद जी हाँ देखिए अमिताभ जी, अगर कोई लड़का किसी बड़े आदमी को, रईस आदमी को, सम्मानित आदमी को 2-4 गाली देकर के आता है, उसके घर शिकायत पहुंचती है, तो एक समझदार पिता या गार्जियन जो है बच्चे को 4 झापड़ लगा करके कान पकड़ा करके बैठा देता है। सामने वाले को भी लगता है कि नहीं चलो भाई इसको दंड मिल गया।
और दूसरी चीज की बदलते राजनीतिक परिदृश्य में मायावती जी समझ गई हैं कि साफ सुथरे संबंध ही उन्नति में सहायक होगा। आज के दौर में वो दौर नहीं है जब आप किसी समाज को, किसी वर्ग को जो है आप गाली दे करके या बाकी चीजों को दे करके आप अपने साथ जोड़ सकते हैं। देखिए, एक वक्त था जब मायावती जी खूब सवर्णों के खिलाफ बोला करती थी या भाजपा के खिलाफ बोलती थी, तो उस दौर में जब मायावती जी को भाजपा ने समर्थन दिया तो क्या हुआ? भाजपा का जो है जनाधार पूरी तरह से खत्म हो गया, सिर्फ इसलिए कि जो लोग गाली देते थे उसी के साथ जो है आप जो है गठबंधन करके सरकार बना रहे हैं, मुख्यमंत्री बना रहे हैं। आज मायावती जी को अगर जरूरत पड़ेगी कल केंद्रीय सत्ता के साथ गठबंधन के लिए, और अगर जो है भाजपा उनके साथ पेंगे बढ़ाती है, तो तब तो फिर वो सवाल भाजपा के लोग उठाएंगे ना भाई, कि जिस जो आदमी आतंकवादी कहता था आपकी पार्टी को और तालिबान की सरकार कहता था, उसके साथ जाने से क्या होगा? तो आज की तारीख में मायावती जी भली बात समझ रही है कि आज हमारा जो उत्तराधिकारी है उसको जो है चाल चलन से लेके, चरित्र से लेके, जो जुबानी संयम है उसको लेकर के कायदे से रहना होगा। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज एक चीज और है अमिताभ जी, कि आपने जिसका जिक्र किया कि मायावती जी कभी नहीं वो चाहेंगे कि कोई भी जो है उसका जो जमीन के बराबर रेंगते हुए चलता हो, अचानक उसका कद इतना ऊपर हो जाए कि स्वयं की प्रासंगिकता जो है खत्म होती नजर आए। हालांकि अभी मायावती जी को स्थिति बनती नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि सोते हुए शेर से एक भौंकता हुआ कुत्ता ज्यादा अच्छा माना जाता है। अमिताभ जी, ठीक, देखिए मुझे लगता है ये जो बात अरविंद जी कह रहे हैं, मैं इसके बहुत पक्ष में इसके बहुत स्वीकार नहीं करता। आशीष जी, आपके पास आ रहा हूँ। भारत की राजनीति में इन बातों का अरविंद भाई कोई एक आना भर वजूद नहीं कि किसने किसको क्या कहा था। क्या जितने में एक मूंगफली खाए जितने पैसे में, उतने पैसे भर भी औकात नहीं इस तरह की बातों की। क्या मुफ्ती मोहम्मद सईद और भाजपा ने क्या क्या कहा था? बोले आओ मेरे भाई, बोले आओ चाचा, क्या रहे ना, और फिर लतिया दिया नहीं। फारूक अब्दुल्ला सपरिवार मंत्री वाजपेयी सरकार में रहे ना। मैं इसे 100 उदाहरण बता दूं। ये मैं समझ में नहीं आ रहा कि आनंद ने कुछ बोल दिया है, कोई चुटकुला, उससे भाजपा ने अब आगे बसपा के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे, बोले आनंद ने बोल दिया। कांसीराम जी क्या क्या बोले, और जब समझौता होता था तो वाजपेयी जी उनके घर चले जाते थे खाने पे, या वो आ जाते थे और गले मिलके रेला मेला हो जाता था। अरविंद जी, ये है आज भी वही है। भाजपा में बदलाव नहीं आया। कांग्रेस के 25 लोग भाजपा ने लिए, उनसे ज्यादा कोई कोसता था भाजपा को? अब वो सब भाजपा के प्रवक्ता हो गए। नावेद गलत तो नहीं कह रहा? उनसे ज्यादा तीखा किसी ने बोला गौरव वल्लभ से लेकर राधिका खेड़ा तक। आनंद ने जो बोला वो तो कुछ भी नहीं है, चना मुरमुरा भी। क्या वो सब राम भगत हो गए कि नहीं? अब तो सुविधा की राजनीति है, भगवान कहां चक्कर में पड़े हो? हम कह रहे मायावती जी बीजेपी ज्वाइन करने का, मजाक में कह रहा हूं, तो बीजेपी वाले उनको ज्वाइन करा देंगे 3 बजे कल। कौन समस्या, किसने किसको क्या बोला? नहीं। आशीष जी, आपकी पार्टी की सेहत पर बसपा के इस परिवर्तन से कुछ फर्क, कोई प्रभाव? फायदा ही होगा जी। वो इसलिए होगा कि जो बसपा का जो वोटर था, अब जैसा मैंने पहले भी कहा कि मायावती जी अब उतना अग्रेसिव नहीं होती, उतना ज्यादा कनेक्ट नहीं कर रही, लेकिन आकाश जो है अभी एक युवा चेहरा था, जो उनकी पार्टी का काडर है, जो बहुत टाइम से कुछ मायूस या सुस्त था, उसे एक उम्मीद दिख रही थी कि हमें एक युवा नेता मिला है जो अब हम लोगों की बातों को, हम लोगों की आवाज को उठाएगा। तो कहीं ना कहीं उसको एकदम से जो बंद किया गया है, तो नाराजगी उसके वोटर में, भाजपा के वोटर जो हैं उसमें कहीं ना कहीं जरूर आने वाले समय में दिखेगी। उसका फायदा समाजवादी पार्टी को कहीं ना कहीं हो सकता है, जितना मुझे। हाँ, मतलब आप ये कह रहे हैं कि चलो उधर जो कुछ हुआ उससे कुछ लाभ हमको भी मिलेगा, ऐसा है इंप्रेशन? जी मिलेगा। रत्नाकर जी, 2 धारणाएं चल रही। एक धारणा चल रही कि भाई भाजपा नाराज ना हो जाए, इस डर से मायावती ने भतीजे को
के नीचे से कुर्सी खींच ली, बोला भाजपा खुश रहनी चाहिए, एक धारणा ये। दूसरी धारणा जो आशीष जी कह रहे हैं कि चलो जो हुआ बसपा में उसका लाभ हम ही को मिलेगा, अब घी हमारी थाली में गिरेगा, तब तो फिर मामला गड़बड़ हो गया रत्नाकर जी, फिर आपको क्या फायदा? नहीं अमिताभ जी, जिस तरह से ये कह रहे हैं कि हमारे थाली में घी गिरेगा, तो वो तो इन्होंने जब ज्वाइंट रूप से चुनाव लड़ा था 2019 में, जिसमें बसपा और सपा दोनों साथ में लड़ी थी, तभी भी घी इनके थाली में नहीं गिर पाया था, तो अब क्या गिरेगा? कहने का मतलब ये है कि आज जो है बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोटर है, इनका जो परंपरागत वोटर है, वो कहीं न कहीं ये देख रहा है कि मायावती जी भी जो है वो उनकी निष्क्रियता जो है वो अभी बढ़ चुकी है, और अभी उन्होंने जो लॉन्च किया था अपने उत्तराधिकारी को, उनके भी बयानबाजी जो है बहुत अनर्गल आए दिन आया करते थे। तो निश्चित रूप से अब जो वोटर्स हैं, और जिस तरह से मायावती जी ने एक्शन लिया है, वोटर्स अब तो वो सारे जो प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से इनको बहुजन समाज पार्टी हो या नीचे तबके के लोगों को जो फायदा देने का काम किया है, तमाम योजनाओं के अंतर्गत पीएम स्वनिधि योजना हो, चाहे जो भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है, वो सारी योजनाओं का फायदा उनको मिल रहा है। तो आज आप प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूं आपको कि जो बहुजन समाज के वोटर हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ उनका रुख जो है वो देखने को मिल रहा है। और इस चुनाव में भी आप देखेंगे अभी बहुजन समाज पार्टी जो है समाप्ति की कगार पे है, वो धीरे धीरे पूरी तरह से समाप्त होने जा रही है। रही सही संभावनाएं जो दिख रही थी बहुजन समाज पार्टी को आनंद जी में, वो भी चली गई। तो अब समाजवादी पार्टी के जो बहुजन समाज पार्टी के जो वोटर हैं वो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की तरफ पहले से भी वोटर बने हुए थे, अब तो जो बचे कुचे हैं वो भी लोग आ जाएंगे यहाँ। ठीक भैया, नावेश को बोले पड़ोसी की झोपड़ी गिरी, दो पड़ोसी अलग अलग दिशाओं के, इस उम्मीद में बैठे गुरु अब सामान हम निकाल लेंगे इसका। वैसी स्थिति बसपा की लग रही। सपा कह रही है कि अब माल इधर आएगा, भाजपा कह रही कि नहीं बसपा खत्म हो रही है, उनका सारा वोटर हमारे पास आ जाएगा। क्या लग रहा है? आप अपना माल क्यों खत्म कर रहे हो? क्योंकि खत्म करने की नियत दिखाई दे रही है। आप ये बताइए कि विपक्ष सत्ता पक्ष के ऊपर आक्रामक नहीं होगा तो क्या उसके सामने थाली लेके उसका स्वागत करेगा? आप बताइए, ये काशीराम जी के आपने तो बहुत लंबी राजनीति देखी है, ये 80 के दशक से जो परंपरा शुरू हुई थी कि चुनावी सभाओं में दूसरे को आपत्तिजनक बातें कहना, वो आज सबसे ज्यादा परवान चढ़ रही है। भाई जयतिलक जी को मैं याद दिलाना चाहता हूं कि आज ही के दौर में सबसे ज्यादा कोई ऐसा दल नहीं है जिसकी जनसभाओं में जिसका प्रत्याशी गाली ना दे रहा हो, आपत्तिजनक बात ना कह रहा हो। इसके बिना तो चुनाव ही मुकम्मल नहीं है। ये आज ही का दौर है, और आज ही के दौर में इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री को चुनाव आयोग ने नोटिस आपत्तिजनक बातों पर सारी में कांग्रेस, सपा, बसपा सब लोग, इसके बिना तो मुकम्मल ही नहीं होता है ना। आकाश ने कौन सा बहुत गुनाह कर दिया, और आकाश तो अपने इतिहास में जब जाता होगा ना तो काशीराम के नारे याद रखता होगा। उसके बिना हम सत्ता पर आक्रामक कैसे होंगे? अगर आप परिपक्वता यही है तो फिर छोड़ देना राजनीति, या फिर घोषित कर दे कि हम भाजपा के साथ हैं, सीधी सी बात है। या फिर कोई नया पैटर्न शुरू कर दे जिसको हम लोग कहते थे कि फ्रेंडली फाइट। भाई कुछ तो कहे। ये मैं कह रहा हूं, ये वोटर चाहता है, ये जनता चाहती है कि आप अपरिपक्वता अगर इसको कह रहे हो कि उन्होंने बहुत आपत्तिजनक बोल दिया, आप बताइए कि आपत्तिजनक कांग्रेस के किसी प्रत्याशी ने नहीं बोला होगा? इस चुनाव में बोला है, भाजपा में नहीं बोला है, भाजपा में खूब बोला है, प्रधानमंत्री जी को भी नोटिस दिया गया है, बसपा में भी बोला है। सारे राजनीतिक दल बिना आपत्तिजनक बोले कोई जनसभा कर सकते हैं क्या? जी अच्छा अरविंद जी, एक बात जो नावेश को उठा रहे हैं वो बात कुछ हद तक सही भी है। अच्छा मुझे बताओ कि ये जो आपत्तिजनक भाषण का मुकदमा होता है, इससे ढीला ढाला पिलपिला कोई मुकदमा और होता है क्या भारत में? आज तक किसके बेलन चढ़ा दिया गया? बताओ उनको एक नाम। अरे गुड्डू पप्पू बोल के चले गए, उनका तो कुछ उखड़ा नहीं। बड़े नेताओं को किसका उखड़ा मुझे बताओ अरविंद जी? नहीं, मैं 100 बड़े नेताओं के नाम लेता हूं, कोई थानेदार उनके घर गया? एक रस्म है, मुहर्रिर बैठता है अपना टाइप कर देता है कि दफा इतने में मुकदमा दर्ज हो गया। उसके बाद आपने कभी सुना कि उस मुकदमे में बवाल हो गया, इंदिरा गांधी को जेल हो गई, कि राजीव गांधी को जेल हो गई, कि अटल बिहारी वाजपेयी जेल चले गए, कि आडवाणी जेल चले गए, कि कल्याण सिंह जेल चले गए, कि मुलायम सिंह के अखिलेश यादव?
ये हुआ क्यों बनाया जा रहा है कि वो पीलीभीत में ऐसी बात बोल दी थी, सिपाही ने मुकदमा लिख लिया था। और सिपाही किससे कोई डर के राजनीति करता है क्या? हजारों मुकदमे चलते रहते पीछे पीछे नहीं। और ये आपत्तिजनक भाषा का मुकदमा, ये तो फ्रिज में रखा ठंडा तरबूजा है, खाओ अंदर तक आनंद आएगा। उससे कोई किसी को प्रॉब्लम आ रही है क्या अरविंद जी? साहब जी देखिए, सत्ता अपने पास एक सिरहाने पर डंडा रखती है और जब जरूरत पड़ता है तो कायदे से चलाती है। उस चीज को आजम खान से अधिक कोई जानता नहीं होगा। जब उन्होंने एक जो है चुनावी सभा में वहां के डीएम को जूते पुछवाने की बात कही थी और उस पर मुकदमा हुआ और क्या क्या उनको भुगतना पड़ा, किसी से छिपा नहीं है। जब सरकार अपनी पर उतर आती है तब अच्छे अच्छे लोगों की जो है मुश्किलें बढ़ जाती है। तो मायावती जी को अच्छी तरह भान है कि अगर कल की तारीख में अगर मन किया भारतीय जनता पार्टी का या सरकार का, तो जो उनका उत्तराधिकारी है, जो विरासत का झंडा बरदार है, अगर उसके साथ वो कड़ाई से पेश आ जाती है, पैरवी कर देती है, तो पता चलेगा कि मायावती जी को बहुत कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। और केवल वही नुकसान नहीं कि उनको जेल में जाना पड़ेगा, उनको जो राजनीतिक तौर पर शुरुआती दौर में ही ऐसा धब्बा लगेगा, ऐसा उनका फ्रेम में फिट किया जाएगा कि भविष्य की राजनीति भी दांव पर लग जाएगी। तो ये कहना जो कि पिलपिला हो चाहे वो, ये मैं पूरी तरह से मानने को तैयार नहीं हूँ। क्योंकि सत्ता का मिजाज जो होता है, किसी को छोड़ती है, किसी को बख्शती है और किसी को सूली पर टांग देती है, या किसी से छिपा नहीं है अमिताभ जी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मायावती जी को इसका भान है। आशीष चतुर्वेदी जी, आपको क्या लगता है कि मायावती जी डर गई कि मेरा बच्चा संकट में आ जाएगा इसलिए वापस ले लिया? एक सवाल पूरा हो जाने दीजिएगा। अगर ऐसा है, बाकी मैं अरविंद जी की बात का बाद में उत्तर दूंगा। अगर ऐसा है कि मायावती जी ने आकाश की बेहतरी के लिए, आकाश उसको बुआ माँ बोलता है मायावती जी को, ठीक, अगर उन्होंने बच्चे की तरह इसको प्रोटेक्ट करने के लिए पीछे ले लिया, तो एक हाइपोथेटिकल सीन सामने रखता हूं आशीष, बिना कोई सार्वजनिक घोषणा किए आकाश घर में रहते, बात खत्म हो जाती। ये ढिंडोरा पीटने की कौन सी जरूरत थी? तब भी आकाश सेफ हो जाते। जहां मायावती जी को बताना होता वहां बता देती कि भाई आपने नाराजगी जताई, हमने वापस बैठा लिया, बात खत्म हो गई। ये ढिंडोरा पीटना क्यों था? आशीष चतुर्वेदी। अमिताभ जी, हाँ, पहले भी कहा था कि मुझे ऐसा लगता है कि मायावती जी ने एक तरफ अपनी पार्टी को सेफ रखा है, जो उनके बयान थे, और दूसरी तरफ उन्होंने आकाश को सेफ किया है इस तरीके से, उनको जो है पब्लिकली किनारे कर, जैसे उसमें आपके जो दूसरा सवाल था कि वो उसको चुपचाप भी कर सकती थी, इसको इतना ज्यादा सार्वजनिक करने की क्या आवश्यकता थी? उसके भी 2-3 कारण हैं। कहीं ना कहीं वो अपना जो वर्चस्व है, जो उनकी जो अपनी छवि है, उसको भी बरकरार रखना था उन्हें, और उन्हें कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को ये मैसेज देना भी था, पूरे सरेआम देना था कि भाई देखो, इसने आपके खिलाफ बोला था, गलत बोला था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि उसने गलत बोला था, कार्रवाई बनती थी और उन्होंने कार्रवाई कर दी। देखिए, वो बहुत पॉलिटिकली काफी मैच्योर्ड हैं मायावती जी, उनको पता है कैसे चीजों को मैनेज करना है, और उन्होंने वो चीज बखूबी मैनेज कर ली है। और उसको इस तरीके से पब्लिकली किनारे करके आप देखेंगे कि कुछ वर्ष बाद फिर से उसी को जो है कहीं ना कहीं कमान जो है कुछ समय बाद दी जाएगी। अरे आशीष भाई, एक मिनट आशीष बाबू, एक बात बताइए, सारी बातें एक तरफ, क्या देश में जो दूसरी पार्टियां हैं जिनमें परिवार को ही सत्ता हस्तांतरित होती है, पार्टी हस्तांतरित होती है, जैसे परंपरागत जेवर परिवार में हस्तांतरित होता वैसे पार्टी, क्या वो कोई ऐसा साहस जुटा सकता है कि हमने भाई अपने बच्चे को, भतीजे को, चाचा को, अरे इसको भांजे को बनाया, अब ये फिट नहीं, हमको लग रहा है ये नहीं, गलत फैसला हो गया, ये इस लायक नहीं, वापस खींचो इसको पब्लिकली? क्या कोई पार्टी कर सकती है देश में ऐसा? छोड़िए मायावती डर गई कि नहीं डर गई, वो तो मायावती जाने जी। बहुत लोग नहीं कर सकते, ये मैं मानता हूं कि बहुत लोग नहीं कर सकते हैं, और मुझे लगता है कांग्रेस ने भी 1-2 दफे जब मनमोहन सिंह को आगे किया, प्रधानमंत्री नहीं बने, मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है अध्यक्ष बनाया, तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी एक मैसेज दिया कि सब कुछ अपने पास नहीं रखा। हाँ, पॉपुलैरिटी, लेकिन अगर आप देखेंगे तो खड़गे जी की उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है
कि भाई उनको जो है आगे कुछ और भी, अगर लोग उसका आकलन उससे कंपेयर करें आशीष तो जी, जाहिर सी बात है ठीक कि आशीष जी, मैं देखो यही बड़ी बात है, जिसलिए मैं कह रहा हूँ कि मायावती का फैसला लेने का अंदाज, उस साहस को पाने में अभी बाकी को समय लगेगा। मुलायम सिंह जी फैसला नहीं कर सकते थे कि शिवपाल को सौंप दो, नहीं कर सकते थे, और ये तो कतई नहीं कर सकते थे कि एक बार सौंपने के बाद वापस ले ले। बाला साहब कर पाए फैसला, चरण सिंह कर पाए फैसला, नहीं, अजीत सिंह को दे दिया। सब जानते थे अजीत सिंह नहीं चला पाएंगे पार्टी। 8 राज्यों की पार्टी 1.5 जिले की पार्टी में बदल गई। आज 8 राज्यों की पार्टी 1.5 जिले में, हटाया नहीं। आदित्य नेता है नहीं है, शिवपाल चाचा कह सकते कि नहीं आप विड्रॉ कर लेंगे इसको, ना अगली बार से नहीं, इसको नहीं, इसमें जान नहीं, हमने समझ नहीं ना। ये मायावती ही कर सकती। मैं सिर्फ ये कह रहा था कि श्रीमती सोनिया गांधी ऐसा कर सकती हैं क्या नावेद बाबू, कि राहुल गांधी आपको 25 अवसर दे दिए और गुलाम नबी की चिट्ठी पढ़ो तो वो बताते 39 चुनाव लड़े, उसमें 85% हारे। हमें तो इतना याद भी नहीं रहता, गुलाम नबी पुराने आदमी हिसाब रखते हैं। क्या वो कह सकते हैं कि राहुल वापस आइए, चलिए आप खान मार्केट में कोई बिजनेस करिए, हो गई पार्टी? नहीं ना। इसलिए मैं कह रहा हूं समथिंग डिफरेंट है मायावती। आप उनसे सहमत हो असहमत हो, आपको वो अच्छी लगे खराब लगे, ये आपका विवेक है, लेकिन ऐसा फैसला कोई ले सकता है क्या बड़े बादल ये फैसला ले पाए कि जब से बड़े बादल ने सुखबीर के हाथ में कमान दी, तब से अकाली दल लगातार कुपोषित होता गया और पंजाब में उसकी हालत क्या हो गई अरविंद जी? अब तो अकाली दल को दूरबीन से भी सरकार नहीं दिख रही पंजाब में। क्या वो ऐसा फैसला कर पाए कि भाई तुमको नहीं देंगे या वापस ले लेंगे? मायावती ने 2 प्रयोग किए, इसलिए बड़ी बात। खैर, रत्नाकर सिंह, सारी बात ये आ रही है घूम फिर के अरविंद जी 50-50, बल्कि नावेद जी और आशीष जी तो 100% कि भाई ये भाजपा का डर था। सरल भाषा में कहूं तो जो नहीं कहा गया वो कहना ये है, मतलब उसका सारांश ये है कि भाजपा ने टेलीफोन किया होगा कि भाई इस लड़के को हटाओ। उनने हटा के बता दिया कि साहब ट्विटर देख लो, पूरा हटा दिया 100% है। ऐसा एक नैरेटिव बन रहा है। रत्नाकर जी, नहीं देखिए, नैरेटिव बनाने को कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन आपने अभी, अरे भाई अरविंद जी कह रहे हैं कि सत्ता जिसको चाहे कबूतर बना दे। नहीं, वही उनकी बात कर रहा हूँ, चाहे समाजवादी पार्टी के जो नेता बैठे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये तो इनका तो विपक्ष का धर्म ही है, जो है कि सत्ता पक्ष पे उंगली उठाना, शक करना, ये इनका धर्म है, अपने धर्म का निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन मायावती जी ने जिस तरह से परिवारवाद को, अगर मैं कहूंगा कि अपने भतीजे को हटा करके और ये निर्णय लिया है और दिखाया है, एक मिसाल पेश किया है। अगर यही मिसाल अगर बाला साहब ठाकरे भी पेश कर दिए होते तो कहीं ना कहीं आज जो शिवसेना का हश्र यहाँ पे महाराष्ट्र में हुआ है वो नहीं होता। आज शरद पवार जिनको देश के कद्दावर नेता जो समझे जाते हैं, अगर यही निर्णय इसी तरह का अगर उन्होंने कुछ लिया होता अजीत पवार के लिए और सुप्रिया सुले को जो है वो अपना उत्तराधिकारी घोषित करने की जो कवायद कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एनसीपी का ये हाल नहीं हुआ रहता। निश्चित रूप से संगठन में इस तरह के निर्णय जो पार्टी हित में हो, जो जनहित में हो, अगर लिए जाते हैं किसी भी दल द्वारा तो वो सराहनीय होता है, मेरा यही मानना है। और कांग्रेस पार्टी को भी इस तरह का निर्णय लेना ही चाहिए राहुल गांधी के लिए, क्योंकि राहुल गांधी ने जहां से चुनाव लड़े हैं, वस्तु स्थिति आप देख रहे हैं, वहां से इनको भागकर दूसरे लोकसभा पे जाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी अगर राहुल गांधी के विषय में इस तरह का पहले निर्णय ले ली होती तो आज कांग्रेस पार्टी की स्थिति और मजबूत होगी, मेरा यही कहना है जी। एक सवाल नावेद को और अरविंद जी दोनों से लूंगा, उसका जवाब क्या? अरे नावेद, क्या ये जरूरी क्यों था कि पब्लिक नोटिस जारी हो? भाई किसी का भी अखबार में विज्ञापन छपता तो उसकी इज्जत का फालूदा निकालने के लिए छपा जाता है जी। अरे भाई आपको किनारे करना था तो किनारे, मायावती की इच्छा खत्म होगी, किनारे होगी आदमी। और क्या उसमें कोई चेकबुक थोड़ी दी थी, ना हीरा मोती दिए जाते। मायावती जी के घर में आपकी एंट्री है, दुला रहे हैं तो आपका जलवा है, एंट्री बंद हो गई, बात खत्म हो गई, सबको पता लग जाता कि आप हट गए। ये ढिंडोरा क्यों पीटा गया, इसके पीछे क्या लगता है? छोटी सी टिप्पणी।
सर इसके पीछे ये है कि हमारा लड़का पड़ोसी के बच्चे को मार आया, तो और हम डर गए, पड़ोसी से वो ताकतवर है, तो फिर हम क्या करते हैं कि घर के अंदर तो ले आते हैं और उसको जोर जोर से मारते हैं कि कस कस के वो रोए, ताकि आवाज पड़ोस में चली जाए और पड़ोसी को हम संतुष्ट कर दें, हम खूब मार रहे हैं, हमने उसको सजा दे दी, उनको दर्शाना है। हम एक बात आपकी दोहराएंगे और एक अरविंद जी की दोहराएंगे। अरविंद जी ने बिल्कुल साफ कह दिया कि ये डर है। जिस तरीके से आजम खान जैसे नेताओं का हश्र देख लिया है, सत्ता के पास तरह तरह के हंटर होते हैं, कोई हल्का होता है, कोई तेज होता है, कहीं तेज हंटर पड़ गया ना तो जेल ही चला जाएगा, राजनीति खत्म, वो तो खत्म, हम कौन किसका उत्तराधिकारी है तब कहानी खत्म। ये बात बिल्कुल सही है कि अरविंद जी ने भी स्वीकार किया। और मैं आपकी एक बात को दोहराना चाहता हूं, आप बार बार कहते हो और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिरोधक क्षमता देखिए, किसमें कितनी प्रतिरोधक क्षमता है। जो आप जिक्र कर रहे हो कि हवा भी इजाजत लेके चलती थी और अधिकारी इतने फुट दूर बैठता था, वो जमाना खत्म हो रहा है, क्योंकि वो सत्ता थी, वो उनका वोट प्रतिशत था, वो जलवा था, वो जलाल था। अब क्या हो रहा है, अब सवाल पूछे जा रहे हैं बहन जी से। अब बहन जी उस स्थिति में नहीं, मैं छोटी सी बात एक रख लूं, कोऑर्डिनेटर्स की बैठक थी बसपा की कार्यालय में, मैं बाहर जाके खड़ा था, बहुत सारे लोकल पत्रकार जो वो होते हैं यूट्यूबर वो भी खड़े हुए थे, वहां कैडर के लोग और ये आपके वर्कर्स, वो इतनी हिम्मत वहां के वर्कर्स की और वहां कैडर के लोग की, वो बाइट दे रहे हैं छोटे छोटे चैनलों में, कह रहे हैं कि बहन जी को गठबंधन में आ जाना चाहिए साहब। अब वो जमाना नहीं रहा, वो जमाना इसलिए था क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उनके पास वोट प्रतिशत था, वो राष्ट्रीय नेता थे। अब सवाल पूछे जा रहे हैं कि आप इतना डर गई हो तो खत्म कर दो, शटर गिरा दो, पार्टी खत्म कर दो। अगर हर आदमी डर ही जाएगा तो क्या होगा? अभी ये बंद हुए, फिर वो बंद हुए, फिर कोई ठीक है, ठीक है। नावेद भाई रुकना होगा, समय कम है। अरविंद जी छोटी सी टिप्पणी, यही कार्रवाई करना और ढिंडोरा पीटना दो अलग अलग चीजें हैं। ढिंडोरा क्यों, अमिताभ जी, इसके पीछे मैं आपकी बातों से सहमत हूँ और मायावती जी कभी व्यर्थ का व्यायाम नहीं करती। अगर वह जो है आकाश आनंद का कान उमेठी पथ में ले जाने की बात कही है और परिपक्व कही है, तो न सिर्फ उनके लिए बल्कि पार्टी के सभी नेताओं को की राजनीति बदल रही है। आपको जो है राजनीति का ढर्रा बदलना होगा, आपका जुबान की जो टेक्नोलॉजी है उसमें भी थोड़ा चेंज लाना होगा और जो समावेशी समाज को सबको साथ लेकर के चलना होगा। ये ढेर सारे उनके अपने संदेश है। अमिताभ जी मैं अभी भी मुतमईन नहीं हो पा रहा कि मायावती जी ने ऐसा क्यों किया। सबको सुना फिर भी, और मैं किसी से पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा, क्योंकि मैंने इनके कई बड़े संवेदनशील घटनाक्रमों को प्रत्यक्ष देखा है। और एक बात ये जान लीजिए, बाकी का तो मैं नहीं कहता, आनंद का या इनका या मायावती जी की बहन का, इन सब का तो मैं नहीं कहता, बहनोई का, लेकिन मायावती जी को कोई खतरा हो ऐसा भी नहीं है अरविंद जी, क्या? और ये भी धारणा गलत है कि मायावती खत्म हो गई, अब कुछ नहीं बचा, उनका पास कुछ नहीं। 19 कोई 10-25 साल पहले तो नहीं आया था। 2019 का चुनाव कुछ 50 साल पहले तो आया नहीं था। नावेद जी, गेट पर गाड़ी खड़ी रही, 11 मिनट बाद गेट खोला, देखा होगा आपने क्या? और हर बार जाना पड़ता था उन्हीं के घर, वो तो नहीं गई कहीं, नहीं ना। आज भी गठबंधन की जब चर्चा चल रही थी तो इंडिया गठबंधन उनको लेने के लिए बेकरार था कि नहीं। कांग्रेस क्या कह रही थी, बड़ी नेता है, बहुमूल्य नेता है, देश भर में उनका प्रभाव है। कर्नाटक में जब कुमारस्वामी की शपथ हुई थी अरविंद जी, देश भर के सारे गैर भाजपा दलों के बड़े नेता थे वहां, श्रीमती गांधी समेत। मायावती के आने पर जो जलजला हुआ, कई दलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष तो पीछे ढकेल दिए गए सिक्योरिटी ने, क्या? जब मायावती मंच पर चढ़ी, कई दलों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष, नावेद सिंह, वो दृश्य आपने देखा होगा, सोनिया जी और मायावती जी हक करते हुए, क्या? इसलिए ऐसा भी नहीं। अच्छा, ऐसा कौन मूर्ख है जो अरविंद जी, जो मायावती या उनके फर्स्ट फैमिली को जेल भेज दे? आजम खान को जेल भेजना सरल है, मायावती को जेल कौन भेज देगा? कौन भेज देगा? उसका नाम तो बताओ। नहीं जी,
और ये बात जब हम जानते हैं तो मायावती ना जानती हूं ऐसा तो संभव नहीं। नावेद जी, मायावती जी को जेल कोई नहीं भेज सकता ना, सत्ता के पास कोई डंडा नहीं। इससे क्या मतलब? उनके पास वोट कितना है मैं नहीं जानता। अब तो चुनाव नए आएगा तो नए रिपोर्ट कार्ड देखेंगे, पुराने क्या चर्चा करना। 10% हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अरविंद जी, आप तो पुराने आदमी हो, हर चीज को याद रखते हो। 1.5% वोट था किसके? ओम प्रकाश राजभर के पास। कितना? 1.5। अमित शाह जी ने कहा कि राजभर से गठबंधन करेंगे, 14 की बात है क्या? और मैं खुद जाऊंगा उनके पास, क्या? 1.5% वोट पे। राजभर और मायावती में तो अभी मेरे ख्याल से 5-7 चुनाव अंतर रहेगा हैसियत का, कि नहीं? तो मायावती को दरोगा थाने बुलवा लेगा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 5% वोट भी रहे ना नावेद बाबू, तो आपके टेलीफोन पर दिल्ली के सबसे ताकतवर लोग, इधर के भी उधर के भी, दोनों फोन करते रहते हैं। क्या 5% वोट भी बहुत होता है भाई। अभी तो लिखत पढ़त में 13 है। और एक बात बताता हूं आशीष बाबू, चुनाव शुरू हो रहा था तो एक कैलकुलेशन किया, विशुद्ध गणितीय कैलकुलेशन, कि अगर 5% लोग, 100 में 5 लोग बीजेपी से अलग हट जाएं, जिन्होंने 19 में वोट दिया, क्या तो बीजेपी 272 के लिए के आसपास खड़ी होगी। क्या इधर भी हो सकता, उधर भी हो सकता, समझिएगा। 5%, 100 में 5 हटने पर, और अगर 5 एक्स्ट्रा जुड़ जाए, 19 में जितने दिए उनसे ज्यादा 5, तो 348 सीट पा रही है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। नावेद बाबू, किस चक्कर में पड़े हो महाराज? उधर तो 13 है, 5% में ये हो जाता है। खैर, लेकिन एक बात मैं कहूं कि मुझे ये तरीका अच्छा लगा। हमारे परिवार का बच्चा है इसलिए वो चलेगा नहीं। ये तो मायावती जाने कि भाई उन्होंने क्यों हटाया, मैं तो जान नहीं सकता। मैं तो एज्यूम कर सकता हूं कि उनको क्या अच्छा लगता है, क्या बुरा लगता है। लेकिन दूसरी किसी भी पार्टी में कोई परिवार ये साहस नहीं कर सकता। वो कहेगा अब जय एक बार दे दिया, अब कैसे वापस ले। अब वापस लेने की कोशिश करेगा कोई बूढ़ा तो उसका सिर फोड़ देंगे बच्चे। गलत कह रहा हूं नावेद जी? एक आशीष जी, आपको तो याद हो, एक बार वापस लेने की कोशिश हुई थी, क्या दुर्गति हुई थी लखनऊ की सड़कों पर। क्या कैसा रायता बटा था, नहीं कैसा टाइपराइटर मंगवाया गया, फिर इधर से लोग खींच लाए, फिर उधर धक्का मारा, फिर इसको मारा, उसका फोटो कुचल दिया पैरों से। नहीं, क्यों? बोले वापस लोगे, ए गुड्डू आजा निकल के। नहीं, हाथी को गन्ना दे दो नावेद बाबू, हाथी को गन्ना दे दो, उसके बाद तुम छीन सकते हो उससे गन्ना? अरविंद जी आप? लेकिन इस बात को देखिए, मायावती ने सार्वजनिक तौर पर जो नहीं कहना था वो कह दिया। एक टिप्पणी आई क्या आकाश की? नहीं आई ना। ये बड़ी बात है आज के दौर में। अरे प्रवक्ता को हटाओ, वो तो ऐसी तैसी कर देता है आके तुरंत सोशल मीडिया पर, और वीडियो बना बना के रेल देता है। रत्नाकर जी गलत तो नहीं कह रहा? जो पार्टी छोड़ रहा वो प्रवक्ता को, अरे अपनी पार्टी के अध्यक्ष को 10 खरी खोटी सुना ही रहा है पब्लिक में। क्या आकाश की कोई टिप्पणी नहीं आई। और एक आखिरी बात, जो लोग बसपा को मेरे ख्याल से उसके पराभव काल में ही देखना शुरू किए, वो लोग, उन लोगों के लिए बात बहुत जरूरी होगी। एक
उद्योगपति थे भारत में, जयंत मल्होत्रा। अरविंद जी शायद नाम सुना हो। जयंत मल्होत्रा, किताब गूगल में नहीं मिलेगा ये। जयंत मल्होत्रा की कोठी पे कांशीराम जी आके बैठते थे, मायावती जी बैठती थी, मैं भी रहता था। क्या देखा? जयंत मल्होत्रा इनका सारा इंतजाम देखते थे सब, और नरसिंह राव से इनको मिलवाने भी वही ले गए थे कांशीराम को। वो स्तर था। वहाँ एनडी तिवारी आते थे, जतिन प्रसाद के पिता जतिन प्रसाद आते थे, वाजपेयी जी, मुरली मनोहर जोशी, LK आडवाणी, सब ठीक उनके घर। जब क्रांति हुई रात में 2:30 बजे, आशीष चतुर्वेदी की सरकार चली गई और मायावती जी बन गई चीफ मिनिस्टर, उस क्रांति का सबसे बड़ा अगर कोई व्यक्ति वो था इंस्ट्रूमेंट, तो वो जयंत मल्होत्रा थे। मैं फर्स्ट हैंड चूंकि पत्रकार के नाते जुड़ा, इसलिए बता रहा हूं। जयंत मल्होत्रा, ये यहां टीवी पे नहीं बताऊंगा, मैंने उनको कांशीराम जी और मायावती से बात करते देखा, टीवी पे नहीं बताऊंगा। ये अथॉरिटी थी उनके पास। अचानक से कुछ हुआ और बात बिगड़ी। मायावती जी ने एक चिट्ठी जारी कर दी कांशीराम जी के दस्तखत करके कि ये कुरियर बॉय थे, कुरियर बॉय है, कुरियर बॉय ही रहेंगे। क्या बोलो? सियावर रामचंद्र की जय। क्या? अब बोले घोर अनुशासनहीनता और मूवमेंट शब्द इन्वर्टेड काम हम याद रखो, मूवमेंट के व्यापक हित में इनकी ऐसी तैसी का कार्यक्रम संपन्न कर दिया जा रहा है। वो चिट्ठी मेरे पास पहले आ गई जारी होने से, नावेद बाबू। मैंने जयंत मल्होत्रा को कहा भाई आप ये क्या मसला है? तो बोले कि भैया तो अच्छा, कांशीराम से उनका बहुत अच्छा राज्यसभा भेजा, एहसान थे। वो कांशीराम जी के घर गए। बीपी नीलरत्न एक IAS अधिकारी थे, अरविंद जी, गाजियाबाद में DM भी रहे। वो बैठे थे। जैसे पता लगा जयंत मल्होत्रा है, उनको विदा किया गया। जयंत मल्होत्रा अंदर गए, उनने चिट्ठी दिखाई, फैक्स पे आई थी। क्या? उन दिनों फैक्स चलता था। बोले कांशीराम जी ये चिट्ठी, उनने पूरी चिट्ठी पढ़ी, जयंत मल्होत्रा का हाथ दबाया, कहा मल्होत्रा जी ये चिट्ठी है तो मेरी तरफ से लेकिन मेरी नहीं है। क्या? है तो मेरी तरफ से लेकिन मेरी नहीं है, लेकिन मैं इसका खंडन भी नहीं कर सकता, और हाथ दबा दिया। क्या? पसीना पसीना होकर जयंत बाबू बाहर निकले। ये काम करने का तरीका है मायावती का, ये जान लीजिए। इतना डेयरिंग कोई पॉलिटिशियन नहीं हो सकता। भाई छोटी बात है क्या परिवार में बगावत नहीं हो सकती थी? ये तो उनका उत्तराधिकारी था। हम करें, मान लीजिए जिन पार्टियों में 5-5, 6-6, 7-7, 10-10 लोगों को परिवार में टिकट दी जाती है, उनमें भी तो एक परिवार के लड़के की टिकट रोकने में बवाल हो जाए अगर इसलिए नहीं रुकती। नावेद जी गलत तो नहीं करा? बोले फूफा नाराज हो जाएंगे कि हमारे लड़के को टिकट क्यों नहीं दी, अब वो तुरंत भाजपा में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? नहीं। अच्छा भाजपा दरवाजा खोले बैठी है, आ जाओ आ जाओ। भाई अभी आकाश आनंद रिवोल्ट करते तो भाजपा ले लेती आकाश आनंद को भी, नहीं? और बड़े गाजे बाजे के साथ ले लेती। मेरा मानना यह है कि पार्टियों में इस बात का मूल्यांकन होते रहना चाहिए। मुझे नहीं पता कल मायावती जी क्या करेंगे, मायावती जी के बारे में कोई प्रेडिक्शन कैसे कर सकता है, लेकिन कांशीराम ने जो नींव डाली थी उसमें परिवार नहीं था पार्टी में, और पार्टियों में परिवार होना भी नहीं चाहिए। जो योग्यतम हो उसके हाथ पार्टी जानी चाहिए। अपने और पराये का मसला नहीं। भारत के आदिकाल में अरविंद जी राजा महाराजा भरत ने अपना उत्तराधिकार अपने बेटे को नहीं दिया। उनका बेटा योग्य नहीं, इसलिए योग्य नहीं है। क्या?
तो अगर बेटा या कोई योग्य नहीं हो तो उत्तराधिकार उसको दिया जाए, ये न्याय नहीं है। ये आपके जो कार्यकर्ता हैं उनके साथ भी अन्याय है। उन्होंने मेहनत की इसलिए कोई पार्टी खड़ी होती है। पार्टी केवल नेता के भरोसे तो नहीं खड़ी होती। लाखों लोग सड़क पर मेहनत करते हैं, जिस बात की ओर नावेद चर्चा कर रहे थे। मायावती जी पहली बार चुनाव लड़ने गई लोकसभा का, तो अकेली थोड़ी नहीं लड़ ली, हजारों लोगों ने संघर्ष किया ना, और वहां से लेके अब तक। तो उसी को पार्टी मिलनी चाहिए जो सर्वोत्तम हो, सर्वाधिक योग्य हो। जिस दिन ऐसी राजनीति होनी शुरू हो जाएगी, मैंने दावा नहीं कर रहा कि बसपा में इसीलिए ऐसा हुआ होगा, हो सकता कल फिर दे दे चार्ज बहन जी की मन की बात है। लेकिन अभी तक मुझे ये प्रसंग लग रहा है कि अगर उनको लगता है कि मेरा उत्तराधिकारी अभी प्रशिक्षण काल में रहे तो ये अच्छी बात है, ये होना चाहिए। अब वो कितना सीखेंगे नहीं सीखेंगे ये उनके ऊपर है, लेकिन ये फैसला भारत की राजनीति में एक बड़ा प्रस्थान बिंदु भी बन सकता है अगर अन्य राजनीतिक दल और राजनीतिक परिवार उससे कुछ सीखना चाहे तो। धन्यवाद। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। हाँ शुक्ला जी, भिजवाना सिर्फ अल्ट्राटेक ही। मान गया बेटा, पर अल्ट्राटेक ही क्यों? आप ही ने तो कहा था कि घर जिंदगी में सिर्फ एक ही बार बनता है। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1। अल्ट्राटेक, इंडियाज नंबर 1 सीमेंट। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं। सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। आकाश आनंद इसलिए हटाए गए कि उन्होंने कुछ चुनावी भाषणों में तीखे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया, या आकाश आनंद इसलिए हटाए गए कि वो बसपा को उस स्टाइल में हैंडल करना चाह रहे थे जो स्टाइल मायावती को पसंद नहीं, या आकाश आनंद इसलिए हटाए गए कि जिस ढंग से पार्टी में एक सो कॉल्ड डिसिप्लिन मायावती मेंटेन करती रही वो टूट रहा था, या जरूरत से ज्यादा मीडिया फ्रेंडली हो गए आकाश आनंद, इसलिए मायावती को ये बात नागवार गुजरी। वजह जो भी हो, लेकिन मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया, और ये फैसला देश के बाकी राजनीतिक दलों, खासतौर पर वो राजनीतिक दल जो परिवार के द्वारा संचालित और नियंत्रित हैं, उनके लिए एक सबक है। अगर आपका उत्तराधिकारी आपको लगता सक्षम नहीं है तो समय रहते उसको वापस भी लिया जा सकता है, उसको रिप्लेस किया जा सकता है। ये चीज मायावती ने सिखाई। धन्यवाद। Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी।